नमस्कार। योर मनी में हमारी कोशिश होती है आप तक हर वो जानकारी पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। हम हमेशा देते हैं आपको आपके फायदे की खबर, बताते हैं कहां से आप कमा सकते हैं मोटा रिटर्न और कहां आपको सजग रहने की है जरूरत। आज भी हम ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हैं। मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ है प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर के अत्रे भारद्वाज और फाइनेंशियल प्लानर एक्सपर्ट अर्नव पंड्या। आप दोनों का ही शो पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं योर मनी में आज क्या है खास। अब मिलेगी पहले से ज्यादा पेंशन, लेकिन क्या वाकई पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा? एनपीएस और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम में है कितना बड़ा अंतर, लेंगे एक्सपर्ट की राय। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर जोड़ सकते हैं 50 लाख रुपए, इन सब पर करेंगे चर्चा योर मनी में आज। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले मुद्दे की। अब से कोई ऐसा पेंशन धारक नहीं होगा जिसे 1000 रुपए प्रति महीने से कम पेंशन मिलेगी। सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी है। अब तक मात्र 500 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर मिलते थे, लेकिन क्या पेंशन में इस बढ़ोतरी से नौकरी पेशा के साथ पेंशन धारकों को क्या वाकई फायदा होगा? इस पर करते हैं अब चर्चा अर्नव पंड्या से। अर्नव जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर एनपीएस और ईपीएफ को लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों में। आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स में अंतर क्या है और क्या क्या फीचर्स हैं इनके। अगर देखें तो एम्प्लॉय पेंशन फंड जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड के पूरे सिस्टम के साथ लिंक्ड हुआ होता है और इसमें आपको एज एन इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। इसमें आपका एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके सामने जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ वो सिस्टम में है तो आप दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ये जो एम्प्लॉय का जो पेंशन फंड है उसमें इंडिविजुअल को अगर वो चाहे तो भी फिर भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन एनपीएस में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप वहाँ इन्वेस्ट करें और अपना पूरा कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए बढ़ा पाए। अर्नव जी, यहाँ पे एम्प्लॉय पेंशन फंड में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या बदलाव हुए हैं इसमें? अब दो मेजर बदलाव हमने ये एम्प्लॉय पेंशन फंड में अनाउंस किए गए हैं। पहली बात तो इसमें ये है कि जो एलिजिबिलिटी है वो अब तक ऐसा एक कंडीशन है कि जिन लोगों का इनकम जो है 6,500 रुपीज़ पर मंथ है वो उनको कंपलसरीली इस स्कीम में अंदर लाया जाता था। अभी उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के 15,000 कर दी है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक एक्स्ट्रा पूल होता है लोगों का हु आर इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम, यानी कि मोर पीपल विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम विदाउट एनी एडिशनल रीजन। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन उन्होंने फिक्स किया है, जो अगर आज वो कैलकुलेट किया जाए तो 400 रुपया, 500 या 600 एवरेज पकड़ लीजिए, 500 रुपया आ जाता है। तो उस वहाँ पर एक नई कंडीशन आ गई है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, यानी कि कोई भी कंट्रीब्यूटर जो इस स्कीम में है उसको अभी एक एश्योरेंस मिलेगा कि आपको एटलीस्ट पर मंथ 1000 रुपीज़ का पेंशन मिलेगा वंस यू टर्न 58 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सीधे से समझना चाहूँ अर्नव जी, तो आप और हम जैसे लोगों को यहाँ पर किस तरह फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं? अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल को देखें तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्कीम कैसे काम करती है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपने 10 इयर्स ऑफ सर्विस दे दी है तो आपको व्हेन यू टर्न 58 आपको एम्प्लॉयज पेंशन फंड से एक पेंशन मिलेगा। अब ये जो लिमिट तय की गई है वो है मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज़, तो आपको एटलीस्ट इतना एश्योर्ड है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहले रिटायर हो जाए, यानी कि आपको 58 से पहले रिटायर हो जाए और आपको पेंशन आगे से चाहिए, तो आपको 50 इयर्स के बाद आपको पेंशन मिल सकता है, लेकिन जो आपको 58 की एज पे मिलेगा उसमें कटौती करके आपको एक लेसर अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगा वंस यू आर एटलीस्ट 50 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल, आपने कहा यहाँ पे कुछ डिडक्शंस होंगे, वही मैं समझना चाहती हूँ। अब मसलन अगर मैं 55 की उम्र में यहाँ पर रिटायर हो जाती हूँ तो किस तरह के डिडक्शंस किए जाएंगे और ये किस आधार पर होंगे?
उसमें आधार तो पूरे स्कीम में फिक्स्ड किया गया है कि फॉर एवरी ईयर बिफोर 58 एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपके पेंशन में से काटा जाता है। तो अगर आप देखें तो इफ यू आर एलिजिबल फॉर एन एक्स अमाउंट, उसमें से डिपेंडिंग ऑन दी एज, तो इस अगर आपके केस में 55 इयर्स है तो 3 साल के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज रिड्यूस किया जाएगा। पर एज एन इंडिविजुअल आपको यही देखना है कि क्या ये पेंशन जो मुझे आ रहा है वो एडिक्वेट है। तो आप पूरा जो एब्सोल्यूट फिगर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडिक्वेट नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से अगर हम देखें तो आपको इतना इंश्योर करना है कि सिर्फ ये पेंशन पे रिलाय ना करें, पर अपने तरफ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके अपना एक एडिशनल कॉर्पस भी आप बढ़ा पाएं। बिल्कुल, इस अमाउंट पे तो आप निर्भर नहीं रह सकते, आपको खुद भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह इस प्रोसीजर को समझा जाए? अगर आप प्रोसेस की तरफ देखें तो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जिस तरह से आप फॉर्म भर के अपना पीएफ को विड्रॉ करते हैं, उसी तरह इसका भी एक फॉर्म आता है, वो भर के आपको सबमिट करना होगा और उससे आपको आपका पेंशन मिल जाएगा। एक दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने पहले नौकरी छोड़ दी है तो आप एक एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं कि आप पेंशन फंड से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स की सर्विस कर ली है। यानी कि जब आप वापस सर्विस में आते हैं तो आपका जो पूरा 10 ईयर्स आपको जो कंप्लीट करना है पेंशन के लिए, वो उसमें जो पुराना टाइम पीरियड है वो ऐड किया जाएगा। वरना क्या होगा कि अगर आपने सर्विस छोड़ दी है और पीएफ विड्रॉ कर लिया है तो यहाँ आपका जो बैलेंस था टाइम पीरियड के हिसाब से वो जीरो हो जाता है। तो जीरो ना होने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट लेके उसको वापस जब आप रिज्वाइन करते हैं किसी प्रकार की सर्विस, वहाँ आप सबमिट करके आपका पीरियड बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई अगर आपने बीच में ब्रेक ले लिया हो और अगर एक कंपनी में आपके 10 साल पूरे ना हुए हो। यहाँ पर एक और सवाल आता है अर्नव जी, नौकरियां बदलने के बाद कई बार लोग अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? अगर आप देखें तो आपका प्रोविडेंट फंड हो तो उसमें दो मेन कंसेप्ट्स एट प्ले है। एक कि जब आप नौकरी बदल लें तो उसको अपना पीएफ अपने नए एम्प्लॉयर के साथ आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो अगर आप नए एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो आपको पीएफ और ईपीएफ का यानी कि पेंशन का पूरा प्रोसेस जीरो से स्टार्ट करना होगा। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट खो देते हैं, दूसरी बात कि ये जो पूरा टाइम पीरियड जो गिना जाता है वो भी आप खो देते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये पेंशन और प्रोविडेंट फंड दोनों एक तरह से लिंक्ड है, तो आप अपना प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर कीजिए, उसके साथ आपका पेंशन भी आ जाएगा, तो वो कंटिन्यू होगा। तो इस प्रकार की कंटिन्यूअस बेनिफिट के लिए अगर आप ये दोनों एक साथ कर लेते हैं तो आपको दो तरह के फायदे हो सकते हैं कि आपका प्रोविडेंट फंड चालू रहता है, कंपाउंड होता है, और इसी तरह आपका पेंशन का भी पूरा प्रोसेस में कोई बीच में रुकावट नहीं आती। बिल्कुल, यहाँ अर्नव जी अब सवाल ये उठता है कि 1000 रुपए तो मिनिमम आपको यहाँ पेंशन मिलेगी ही, लेकिन अगर हम इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के नजर से समझना चाहें तो जाहिर तौर पे 1000 रुपए तो आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते किसी भी जगह पर, किसी भी कीमत पर। रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग करनी हो तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। किस तरह रिटायरमेंट की प्लानिंग की जाए, अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप? हाँ, तो अगर आप देखें तो रिटायरमेंट के लिए जितना आपको जल्दी हो उतना आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये पूरे एम्प्लॉयज पेंशन फंड में जो अमाउंट जाता है वो लिमिटेड है, क्योंकि एक कैप आ जाता है एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए, इसमें इसीलिए ये एडिक्वेट नहीं है। तो आप यंग हो तो आपके सामने एक बड़ा टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड का पूरा फायदा उठा के आपको अपना गोल तय करके एक एडिशनल अमाउंट कई एरियाज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी किया उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप जल्दी करते हो उतना आपको लेसर अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस देना पड़ता है, और आपको जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग रहता है वो इतना बढ़ जाता है आपके लेटर ईयर्स में कि आपका कॉर्पस अच्छा हो सकेगा। वरना आपको क्या होगा कि जिस प्रकार से भारत में जो इन्फ्लेशन है, अगर आपने इन्फ्लेशन को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं किया तो आपको जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो इनएडिक्वेट हो जाएगी। इसीलिए इस प्रकार की मेहनत करनी काफ़ी ज़रूरी है एज सून एज पॉसिबल।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए अर्नव जी। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, यहाँ पे ईपीएफ की तरफ से आपको 1000 रुपये मिनिमम तो पेंशन मिलेगी ही, लेकिन जैसे कि अर्नव जी ने भी बताया, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या बीमा पॉलिसी के जरिए जुड़ पाएंगे 50 लाख रुपए। लेंगे हमारे एक्सपर्ट की सलाह इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और मेरे साथ हैं प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर के आत्रेय भारद्वाज। आज हम देंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं अमृतसर पंजाब से मिस्टर आर के दुग्गल। नमस्कार दुग्गल जी, सवाल पूछिए। मैम मेरे को नमस्कार जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे पास भारतीय एक्से के लाइफ सेव कॉन्फिडेंट के 2 प्लान है मेरे पास, जो टर्म प्लान कहते हैं हम लोग। ठीक है। उसको मैडम मैंने दोनों प्लान 2011 में लिए थे, जो 15-15 साल की अवधि के लिए है। ठीक है। तो हाँ जी मैडम, मेरे को ये पूछना था कि जो 15-15 साल के बाद जब ये प्लान कवर हो जाएंगे पूरे, तो उसमें हमको रिवर्ट किस तरह से आएगा, मेरे को वो क्लियर नहीं था। ठीक है, आपने ये जो पॉलिसीज ले रखी हैं दुग्गल जी, जितना मैं समझ रही हूँ आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही ली हुई है। हाँ जी मैम, ये मैंने भारतीय एक्से लाइफ इंश्योरेंस से ली हुई है। हाँ, लेकिन आपने निवेश का नजरिया रखा है ना इन पॉलिसीज में। हाँ जी मैडम, बिल्कुल सर। और कोई गोल भी है आपका? आपको कितने पैसे इकट्ठा करने हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के जरिए? इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए मैम मेरा गोल ये था कि 15 साल के बाद मेरे को कम से कम 50 लाख रुपए मिल जाए। 15 साल में आपको चाहिए 50 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी आपकी रणनीति बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले या इंश्योरेंस में आपको कम ही रिटर्न मिलता है। आत्रे से बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात है। आत्रे, यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 3 पॉलिसीज का जिक्र किया हुआ है, जिसमें से मेरे ख्याल से एक तो मनी बैक है और बाकी 2 एंडाउमेंट है। क्या करेंगे? इन्होंने टारगेट भी सेट किया हुआ है कि इन्हें 15 साल में चाहिए 50 लाख रुपए। तो क्या इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के जरिए इनको ये रकम मिल पाएगी? पहली बात, जैसे आपने कहा दुग्गल जी से कि अगर ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य निवेश है तो इंश्योरेंस आइडियल प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। 50 लाख की राशि इस इन्वेस्टमेंट और इस प्रीमियम को जो देखते हुए अगर जो ये देते हैं 20,000 पहली पॉलिसी में, 19,000 दूसरी पॉलिसी में, एक असंभव सा मुझे टारगेट लग रहा है 50 लाख का। बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दुग्गल जी आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो पॉलिसीज़ ली हुई हैं, जो पॉलिसीज़ का कंसेप्ट है, जो वो पॉलिसीज़ हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करती हैं, मगर अपने आप में वो पॉलिसीज़ अच्छी हैं, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं उनके कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वो लोग पॉलिसी लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी इन 2 पॉलिसीज़ की जो आपने भारतीय एक्सा की ली है, पहली एक मनी बैक पॉलिसी, आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और जो ऑडियंस है उन्हें समझ में आ जाए कि मनी बैक पॉलिसी काम कैसे करती है। मनी बैक पॉलिसी में आपको एक डिफाइंड पीरियड के दौरान आपकी पूरी पॉलिसी टर्म के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आपको पूरे टर्म का वेट नहीं करना एंड तक कि जब आपको पैसा मिले, आपको बीच में ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें आपके लाइफ सेव कॉन्फिडेंट प्लान जो भारतीय एक्सा का है, उसमें 6ठे साल से लेकर 11वें साल तक आपको 5% जो सम एश्योर्ड है, आपका जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड अमाउंट है, उसका 5% आपको हर साल मिलेगा 6 साल से लेकर 11 साल तक। तो ये अमाउंट करीब 30% हो गया आपके सम एश्योर्ड का। ऐसे ही 10वें साल से लेकर 12वें साल तक, 11वें साल से लेकर 14वें साल तक आपको 10% मिलेगा, जो 30% हो गया। तो टोटल आपको 60% मिल गया है। और आपको 50% मिलेगा आपका जब पॉलिसी टर्म लास्ट ईयर होगा तब। तो इफेक्टिवली आपको 110% आपके सम एश्योर्ड का मिलता है। तो मनी बैक प्लान ये काम तब करता है जब आपको फेज में आपको पैसे की जरूरत है और धीरे धीरे आपको पैसा मिलता रहता है। अगर आपका उद्देश्य सीधे सीधे एक 50 लाख की राशि इकट्ठा करना है तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लान उसको केटर नहीं करेगा। ऐसे ही आपका दूसरा प्लान भी है, वो भी होल लाइफ एंडाउमेंट है, जीवन भर आपको इंश्योरेंस देगा। उसमें भी 10वें साल के बाद से आपको 5.5% सम एश्योर्ड का आपका मिलना शुरू हो जाएगा। इन सब इन्वेस्टमेंट और इन सब परसेंटेज की बात करें तो ये राशि 50 लाख के आसपास भी नहीं बन रही है। जहाँ तक अगर क्वेश्चन है आपको कितना मिलेगा, तो जब आप ये प्लान लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी के साथ आपकी वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी देती है, जिसके अंदर हर साल आपका टेंटेटिव अमाउंट कितना हो गया है उसका आइडिया आपको मिलता है। तो अगर आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ जो आपको चीज़ें मिली हैं ध्यान से देखेंगे तो आप अभी से पता लगा सकते हैं कि 15 साल बाद आपको ये पॉलिसीज़ आपको कितना अमाउंट दे सकती हैं। अगर सिंपल और सिर्फ उद्देश्य निवेश का है
तो मार्केट में और भी टूल हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स में, बॉन्ड्स में या सेकेंडरी मार्केट के अंदर। परंतु इंश्योरेंस को थोड़ा सा अलग रखें और खाली अपने जीवन की बीमा कराएं तो उद्देश्य सही बिल्कुल। यहाँ पे इंश्योरेंस को आपको एज अ कवर ही ट्रीट करना चाहिए। उससे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी दुग्गल जी, आपके पास कोई टर्म प्लान है? टर्म प्लान मैडम जो मैंने आपको ये 2-3 प्लान बताया यही है। इसके अलावा मेरे को यही था कि अगर मैं इन टर्म प्लान में 50 लाख रिकवर नहीं हो पाता तो मेरे को किस तरह का सिप लेना चाहिए जिस सिप से मैं 50 लाख मतलब आगे 15 साल में ले पाऊं। दुग्गल जी, आज हमारा शो इंश्योरेंस को लेकर है, तो आपके म्यूचुअल फंड के सवालों के जवाब तो आज हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जहां तक टर्म प्लान की बात है, मेरे ख्याल से आप इनको और कोई टर्म प्लान भी यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे अत्रे? बिल्कुल दुग्गल जी, देखिए जैसे कविता ने कहा, अपार्ट फ्रॉम निवेश, आपके निवेश इन्वेस्टमेंट को छोड़ के एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास नहीं है, वो एक टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब क्या है? जो आप प्लान्स बता रहे हैं, जिनको आप टर्म प्लान बोल रहे हैं, वो इंश्योरेंस प्लान है बट टर्म नहीं। टर्म प्लान वो होता है जो सिंपल बेसिक फॉर्म में आपको एक जीवन का बीमा है, इसमें कोई निवेश नहीं, कुछ नहीं है। अगर भगवान ना करे कभी कुछ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जो एक सेटबैक मिलता है फाइनेंशियल, वो कवर करता है टर्म प्लान। तो आप एक अपने लिए 50 लाख, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का टर्म प्लान लिए अपने सालाना आय को देखते हुए, और वो बहुत जरूरी चीज है। निवेश अपनी जगह जरूरी है, लेकिन पहले जरूरी है कि आप अपने आप को इंश्योर कराइए। तो एक 1.5 करोड़ का आप टर्म प्लान लीजिए, प्योर टर्म, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, बहुत ही किफायती प्लान होता है, वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए इस समय आपकी। बिल्कुल दुग्गल साहब, जैसे कि यहाँ पे आत्रे ने आपको बताया कि लाइफ कवर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन तमाम पॉलिसीज में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि आपके गोल को यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगी, आपके लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर पाएंगे इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के जरिए। लिहाजा आपको म्यूचुअल फंड में या आपको एफएमपी या आरडी और भी जो भी निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स है उनको कंसिडर करना होगा। लेकिन सबसे पहले अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए जो आपकी सालाना आय का 10 से 12 गुना ज्यादा होना चाहिए उसका कवर। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, और आपके पास भी अगर है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी, और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब हमारे साथ बने हुए हैं आत्रे भारद्वाज। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर मेरठ से नुपुर अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार नुपुर, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी हाँ नुपुर, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली मैंने अपना पीपीडीएम लास्ट ईयर कंप्लीट करा। हेलो जी नुपुर, मैं आपको सुन सकती हूँ, सवाल बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने पीपीडीएम लास्ट ईयर कंप्लीट करा है मैम। हाँ इसलिए मैंने एजुकेशन लोन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नुपुर की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आत्रे इनका सवाल मेरे पास है, लोन से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। जो डिटेल्स इन्होंने दी है, ये 22 साल की हैं और इन्होंने अपने लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है यूको बैंक से। 4 लाख का लोन है, इंटरेस्ट है 13% का। अब जो इन्होंने सवाल पूछा है हमसे वो ये है कि अभी अभी इनकी नौकरी लगी है जिसमें इनकी सैलरी है हर महीना 12,000 रुपये। जानना चाहती हैं कि किस तरह ये अपने EMI का बोझ कम कर सके, यानी ये कोई बेस्ट सोल्यूशन चाहती हैं जिसके ज़रिए ये अपनी EMI चुका सके, और साथ ही क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इनका इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ हो जाए कुछ हद तक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर अमूमन जब एजुकेशन लोन लेते हैं उसके 1 साल बाद, आपकी पहली नौकरी के बाद आप उसको रीपे करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे 13% के इंटरेस्ट पे इन्होंने ये लोन उठाया हुआ है, लेकिन इनकी सैलरी जो है महज 12,000 रुपये है, तो काफ़ी मेजर चंक इनका जो है EMI में निकल जाएगा। क्या कोई तरीका है कि ये EMIs के लिए अपनी जो है सेविंग्स अभी से शुरू कर सकती हैं? अभी तक इनकी नौकरी लगी है या नहीं लगी है हमें पता नहीं, लेकिन सेविंग्स तो ये शुरू कर सकती हैं। सेविंग बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। अगर मैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करूं जो हेल्प कर सकता है किसी की EMI को पे करने में, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। बट ये है कि हाँ, आप एक कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं फ्यूचर की EMIs देखने के लिए, या फ्यूचर की EMIs जिनके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। आप एक रिकरिंग डिपॉजिट या एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान चूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप 6-8 महीने बाद का प्लान करके
आप उसके थ्रू आप अपनी EMIs पे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की जो आपकी EMIs हैं, आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको अपनी जो सैलरी मिलेगी उसी से सेट ऑफ करनी पड़ेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बहुत ही बेहतरीन कोई प्रोडक्ट नहीं जो आपको EMI देने में हेल्प करेगा, बट हाँ आपके फ्यूचर की जो रेगुलर मंथली आउटफ्लो है उसको ध्यान में रखते हुए कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म नज़रिया हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी नौकरी शुरू होने में अभी 3 से 6 महीने हो, तो मेरे ख्याल से आप अगर हर महीना RD कर ले तो EMI के लिए आपके पास अच्छा खासा जो है अमाउंट वो इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आप अपनी EMI पे ऑफ कर सकते हैं। अब अगर नुपुर के केस में इनकी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है तो मेरे ख्याल से इनके पास विकल्प शायद अब नहीं बचे हैं। राइट, अभी फिर नहीं होगा विकल्प, तब तो यही ऑप्शन है कि जैसे उनका सैलरी आएगी सैलरी में से EMI डिडक्ट होगी, मगर अगर तब भी थोड़ा अगर इनका सेविंग कंपोनेंट बचता है इनके पास अपने करंट EMI देने के बाद, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो अभी उसको निवेश करें ताकि फ्यूचर की EMIs को लेके, और जो जैसे हमने अभी पहले सेगमेंट में डिस्कस भी किया कि एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है तो आप उसको निवेश करिए ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू वो ग्रो करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान या एक रिकरिंग डिपॉजिट आइडल इन्वेस्टमेंट टूल है इनको आगे की EMIs को थोड़ा आसानी से चुकाने के लिए। बिल्कुल, साथ ही नुपुर हो सके तो फिर आप ज़्यादा सैलरी की नौकरी देख सकती हैं या अपनी नौकरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम वाली कोई जॉब है जो आप ले सकती हैं। और साथ ही अत्रे अगर ये प्रीपे करना चाहें लोन तो ये भी हो सकता है, उससे भी काफ़ी हद तक इनकी EMI कम हो जाएगी। बिल्कुल, देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक से उन्होंने सजेस्ट किया, यूको बैंक से लिया हुआ है तो प्रीपेमेंट में कोई चार्जेस तो नहीं है। अगर प्रीपेमेंट में कोई चार्जेस नहीं है तो एज एंड व्हेन आपके पास पैसा आता है तो आइडियली ये होता है कि आपको अपना लोन चुका देना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप यू विल एंड अप पेइंग मोर इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जल्दी प्रीपे करना चाहते हैं, आप जल्दी प्रीपे करके अपना लोन को क्लोज कर सकते हैं। चलिए नुपुर, तो यहाँ पे तमाम विकल्प हमने आपको बता दिए हैं योर मनी में। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।